दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सचिन सर्जे राव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो दोस्तों सचिन सर्जे राव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है और उनका थ्रो रहा है फाइनल मुकाबले में 16.32 मीटर का। सचिन सर्जे राव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। दोस्तों पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर भारत ने अब तक 21 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं और ये भारत का पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर, तो उसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे, लेकिन अब भारत 21 मेडल जीत चुका है 2024 में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के मेडल विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है, मोना अग्रवाल ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मनीष नरवाल ने शूटिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। रूबीना फ्रांसिस ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल, प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इस प्रकार से प्रीति पाल ने 2 मेडल जीते हैं और वो दोनों मेडल उनके ब्रॉन्ज मेडल हैं। निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता हुआ है और योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता हुआ है और नितेश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और मनीषा रामदास ने वुमेन्स सिंगल्स में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और थुला सिमथी मुरुगेसन ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया है। सुहास यथिराज ने सिल्वर मेडल हासिल किया है बैडमिंटन में। शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है और नित्या श्री शिवन ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी प्रकार से शरद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। और आपको याद रखना है कि अजीत सिंह ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और सचिन सर्जे राव खिलाड़ी ने शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो दोस्तों ये सभी मेडल आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और टेस्ट पास मिल जाएगा। अच्छा, टेस्ट पास में क्या होगा? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट हैं। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप इस टेस्ट पास को ऐप से जरूर प्राप्त करिए। अगला क्वेश्चन है, राहुल द्रविड़ IPL की किस फ्रेंचाइजी के हेड कोच बने हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। तो टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच हैं कौन? राहुल द्रविड़। दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो अभी T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, जिसको भारत ने जीता था, तो उस समय भारतीय टीम के हेड कोच कौन थे? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने IPL 2012 और 2013 की सीजन में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी की थी और इसके अलावा 2014 और 2015 में राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर और मेंटर भी रहे हैं। ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। देखिए यहाँ पर बात आई है IPL की, तो इसे इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। 2024 में जो संस्करण आयोजित किया गया था वह उसका 17वां संस्करण था और टाइटल स्पॉन्सर था इसका टाटा। विजेता कौन रहा है? KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर। उप विजेता रहा है सनराइजर हैदराबाद। ऑरेंज कैप मिली थी विराट कोहली को और पर्पल कैप मिली थी हर्षल पटेल। चलिए कुछ प्रमुख कोच डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन है? मनोलो मार्केज। भारतीय रग्बी टीम के कोच कौन है? वैशाले सेरेवी। और जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? PR श्रीजेश। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? हरेंद्र सिंह। और भारत की क्रिकेट टीम की बॉलिंग कोच कौन बने हैं? मोर्ने मोरकल। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम की हेड कोच कौन है? क्रेग
फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 7%। तो विश्व बैंक ने ये कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जो विकास दर होगी वो 7% की होगी। इससे पहले विश्व बैंक ने ये अनुमान लगाया था कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की विकास दर होगी 6.6%, लेकिन अब उस विकास दर को बढ़ा करके 7% कर दिया है। और इसके अलावा विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है। चालू वित्त वर्ष मतलब जो अभी वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बैंक के अनुसार 2025-26 और 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से आगे बढ़ेगी। यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है और इसके मेंबर कितने हैं? 189। संस्थापक कौन है? जॉन मैनार्ड किन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। और प्रबंध निदेशक कौन है? एक्सल वैन ट्रॉटसेनबर्ग। और प्रबंध निदेशक और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंदरमीत गिल। अगला क्वेश्चन है, फिक्की यूथ आइकॉन के रूप में किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। फिक्की का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों आयुष्मान खुराना जो कि एक एक्टर हैं और नीरज चोपड़ा जो कि भारत के जैवलिन थ्रोवर हैं, तो उन्हें फिक्की यूथ आइकॉन के रूप में अभी हाल ही में घोषित किया गया है। नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को फिक्की यंग लीडर यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। फिक्की की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म जरूर आप याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संघ है। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापारिक संस्था है। तो जो व्यापारिक समूह होते हैं उनके लिए काम करने वाली ये संस्था होती है। फिक्की अपने व्यापारिक सदस्यों को व्यापारिक सलाह देती है, जानकारी देती है और नेटवर्किंग के अवसर और संबंधित क्षेत्र में सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनीस शाह और महासचिव हैं ज्योति बिज। संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। चलिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं 2024 के। तो प्यूमा इंडिया के द्वारा रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी और सिट्रोइन इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्पेस इंडिया के संजना सांघी, स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग के द्वारा आयुष्मान खुराना को आइकॉन बनाया गया था और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन बनाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा शीतल देवी को। और स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर बनी है नयनतारा और एवरेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा अभी हाल ही में विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत के जो पर्यटक हैं वो अधिक से अधिक दक्षिण अफ्रीका तक जाएं, जिससे दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों इस योजना पर अमल कब किया जाएगा? जनवरी 2025 में। इसका उद्देश्य ये है कि जो वीजा प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए, यानी कि वीजा देने में जो दिक्कत आती है उसमें सुधार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक पर्यटक दक्षिण अफ्रीका जा सकें, जिससे दक्षिण अफ्रीका का जो पर्यटन है वो और तेजी से बढ़ सके। दोस्तों अगर हम वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो जो दक्षिण अफ्रीका का पर्यटन है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, यानी भारतीय पर्यटकों की हिस्सेदारी कितनी है? केवल 3.9%। तो दक्षिण अफ्रीका का यही उद्देश्य है कि ये जो 3.9% हिस्सेदारी है इसको और बढ़ाया जाए, जिससे भारतीय पर्यटक अधिक से अधिक मात्रा में दक्षिण अफ्रीका में पहुंच सकें। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी 3 राजधानियां हैं, प्रीटोरिया, केप टाउन और ब्लॉमफोंटेन। करेंसी क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रैंड। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। और आपको याद रखना है कि क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। और जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ईरान के एक गांव में
82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक तापमान है। नेपाल के धूलीखेल को WHO के द्वारा एक स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी गई है। और अभी हाल ही में जापान में एक तूफान आया था जिसका नाम था सांसान। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक कानून लागू किया गया है जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। बोत्सवाना में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है जो कि 2492 कैरेट का है। श्रीलंका ने भारतीयों और अन्य 34 देशों को वीजा फ्री प्रवेश की अभी हाल ही में अनुमति दी थी। जर्मनी दक्षिण कोरिया में 18वें सदस्य देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है, जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट पुस्तक को किसने लिखा है? कुलदीप गुप्ता ने। तो कुलदीप गुप्ता की पुस्तक का क्या नाम है जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है? जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट। दोस्तों, इस पुस्तक में तेल और गैस उद्योग से अक्षय ऊर्जा समाधानों तक की परिवर्तन यात्रा का उल्लेख किया गया है। चलिए कुछ बुक्स और ऑथर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में मोदीज गवर्नेंस ट्राइम्फ रीसेपिंग इंडियाज पाथ 2 पुस्तक को लिखा है तरुण चुघ ने। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक को लिखा है भीम सिंह ने। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक को लिखा है परिमल नाथवानी ने। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक को लिखा है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक को लिखा है पीयूष पांडे ने। इसके अलावा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक को लिखा है सैम पित्रोदा ने। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक को लिखा है गोतबाया राजपक्षे ने। आई कैन कोच पुस्तक को लिखा है सिद्धार्थ राजशेखर ने। द विनर्स माइंडसेट को लिखा है सैन वाटसन ने। और कृष्णा द सेवेंथ सेंस पुस्तक को लिखा है AK भट्टाचार्य ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में शून्यकाल की परंपरा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार 4 सितंबर 2024 को शून्यकाल की शुरुआत की गई है। अब ये शून्यकाल क्या होता है? तो जब विधानसभा चल रही होती है या फिर सदन चल रहा होता है तो उस समय सबसे पहले क्या होता है कि प्रश्नकाल होता है। तो प्रश्नकाल में सदस्य सवाल पूछते हैं सरकार से, ठीक है। और फिर इसके बाद यानी प्रश्नकाल के समय के बाद का जो समय होता है उसे बोला जाता है शून्यकाल। अब ये शून्यकाल आधे घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। तो ये विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि ये शून्यकाल कितने घंटे का होगा। तो इस शून्यकाल में होता क्या है कि जो सदस्य होते हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो उठाते हैं। आपको याद रखना है कि संसद और विधानसभाओं के नियमों में शून्यकाल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक परंपरा है लेकिन इसका कोई नियम नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने यह निर्णय लिया है कि शून्यकाल दोपहर में 12:30 बजे शुरू होगा और आध घंटे तक चलेगा। तो इस आध घंटे में सदस्य अपने अपने क्षेत्र के जो अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। देखिए प्रश्नकाल क्या होता है इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो संसद या राज्य विधानसभा में प्रत्येक दिन की कार्रवाई का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। यानी कि जब सदन की कार्रवाई चल रही होती है तो जब सदस्य अंदर जाते हैं और कार्रवाई शुरू होती है तो उसका जो पहला घंटा कहलाता है वो क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो लोकसभा में जो प्रश्नकाल होता है वो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक होता है और राज्यसभा में प्रश्नकाल होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। दोस्तों संसद में शून्यकाल की अवधि निश्चित नहीं होती है, 1 घंटे से कम या 1 घंटे से अधिक शून्यकाल हो सकता है संसद। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो वर्तमान में जो विधानसभा वहां पर चल रही है वह 14वीं विधानसभा है जिसका गठन 2022 में किया गया था। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सदस्य हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस कंपनी ने 10,122 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। देखिए अभी हाल ही में 2024 फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई थी तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारतीय कंपनियों में टॉप पर रही है। दोस्तों वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD कौन है? मुकेश अंबानी। और इस कंपनी के संस्थापक हैं धीरू भाई अंबानी। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, धनुष श्रीकांत ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में
कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 3 गोल्ड मेडल। तो दोस्तों बधिर निशानेबाज हैं धनुष श्रीकांत। तो उन्होंने जर्मनी के हनोवर शहर में आयोजित की गई 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों बधिर निशानेबाज का मतलब क्या है कि ये सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए अभी हाल ही में विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जर्मनी में। तो इसमें धनुष श्रीकांत ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और इस चैंपियनशिप का आयोजन 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। तो धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 632.7 का स्कोर करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। धनुष श्रीकांत के अलावा सौर सैनी ने सिल्वर मेडल और मोहम्मद वानिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 1962 को और यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। तो इनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को और इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर और यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1 सितंबर को LIC का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है और 9 सितंबर को ही विश्व इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस मनाया जाता है और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास किया गया है? पश्चिम बंगाल में। पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। कायांश सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी? सारण, गुजरात। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? लखनऊ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है? 3 वर्ष। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? फ्रांस। इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने हैं? वी सतीश कुमार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंग्लैंड। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की पहली बार यात्रा की है? ब्रुनेई। भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पूर्वी ईरान में एक मरुस्थल है जिसका नाम है दास्त ए लूट। दक्षिणी ईरान में दास्त ए कावीर है। नामीबिया में जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है वहां पर नावीब मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन मरुस्थल है। कैलिफोर्निया अमेरिका में मोहाबी मरुस्थल है। चाइना में तकला माकन रेगिस्तान है और एरिजोना और कैलिफोर्निया अमेरिका में शोरोरन मरुस्थल है। बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल है। चाइना और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम रेगिस्तान है और अफ्रीका महाद्वीप में सहारा डेजर्ट है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को इन देशों में फैला हुआ है। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फ्रांस बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, भारत की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम। ऐप पर आपको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। दोस्तों ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स
ईयरली करंट अफेयर्स और हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, वो भी टॉपिक वाइज। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।